हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ ज्योग्राफी मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। सांता आना किस देश की स्थानीय पवन है? तो आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांता आना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शुष्क स्थानीय पवन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वही बात कर ले कहाँ ये प्रवाहित होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहाँ? तो कैलिफोर्निया में प्रवाहित होने वाली क्या है? गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। तो ये भी पूछ सकता है कि कैसा पवन है, तो गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। वहीं कुछ और जान लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट बनता है हमारे एग्जाम के लिए। जैसे मिस्र का क्या ध्यान रख सकते हैं? खमसीन। क्या नाम है? खमसीन। कुछ लोग तो नाम भी नहीं सुने होंगे, इसलिए ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना। और इस नाम को भी ध्यान रखना है, सांता आना। खमसीन जो है ये मिस्र की प्रसिद्ध स्थानीय पवन है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसी तरह और कुछ जान लेते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है जापान का कौन सा? यामो। नाम ध्यान रखिएगा, यामो है जो जापान की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। जिस तरह सांता आना किसका हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका का। मिस्र का हो गया खैमसीन। उसी तरह जापान का कौन हो जाएगा? यामो। वही बात कर ले और किसी का जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो क्या पूछ लिया जाता है? जैसे कि पूछा जाता है एक नाम क्रियाजेम। ये कहाँ की प्रवाहित होने वाली ठंडी पवन है? इसको ध्यान रखिएगा कि ये कैसी पवन है, तो ठंडी पवन है। ये है आपका कहाँ? ब्राज़ील में प्रवाहित होने वाली। क्रियाजेम जो है वो कहाँ प्रवाहित होने वाली है? तो ब्राज़ील में। एक और ध्यान रख सकते हैं क्या? हबूब। ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। हबूब की बात करें तो हबूब स्थानीय शीतल पवन है, ये भी ठंडा पवन है। ये कहाँ बहती है? तो ये सूडान में। कहाँ? तो सूडान में। और एक आध ध्यान रखना चाहते हैं तो रखिए पैपागाओ। ये भी ठंडी पवन है और ये कहाँ? तो मैक्सिको में। ठीक। और एक ध्यान और रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जल्दी आपको कहीं दिखेगा नहीं, तो ऐसे प्रश्न ही आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। पुर्गा। तो पुर्गा कहाँ का है स्थानीय पवन? ये है टुंड्रा प्रदेश में प्रवाहित होता है, टुंड्रा प्रदेश में। और इसको स्टार मार्क भी कर ही लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 की ओर, जो कि क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न हमारा, कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? पूछा गया है हमसे। तो अफ्रीका में जो नहीं है तो नील, क्या कहता है? नील नदी है, नाइजर भी है, ऑरेंज भी है, लेकिन जो नहीं है वो कौन नहीं है? तो अमेजन। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। वही बात करें अगर आपसे पूछ दे कि अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, या तो कहाँ से होता है, ये ध्यान रखने के लिए। तो उद्गम जो होता है पेरू में, कहाँ से? एंडीज पर्वत से। पेरू में एंडीज पर्वत से क्या होता है? उद्गम होता है। ये एक पॉइंट इसमें जान गए। बात करें और क्या जान सकते हैं, तो अमेजन नदी का मुहाना जो है किस महासागर में है? ये भी पूछा जाता है। तो अमेजन नदी का जो मुहाना है ये अटलांटिक महासागर में है। किस महासागर में? तो अटलांटिक महासागर में। ठीक। आप लोग भी नोट डाउन करते चलिएगा। वही बात करें तो जो मेडेरा है, कौन सी नदी? मेडीरा। ध्यान रखिएगा, मेडीरा है जो इसकी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? अमेजन की। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगी? मेडीरा, सबसे बड़ी सहायक नदी। वही बात कर ले अमेजन नदी जो अपवाह क्षेत्र और जलायतन की दृष्टि से क्या है? विश्व का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे लंबा नदी है।
तो ये पॉइंट सबको पता होगा कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी है, लेकिन जो इसमें जो पॉइंट बताएं उसको ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें कि नील नदी का, तो ये उत्तरी सूडान एवं मिस्र देश में प्रवाहित होती है। क्या होती है किसमें? उत्तरी सूडान एवं मिस्र में प्रवाहित होती है। और मिस्र का देन किस नदी को कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि नील नदी को ही कहा जाता है। वहीं ऑरेंज नदी का उद्गम की बात कर ले, ऑप्शन सी में जो है कि इसका उद्गम कहाँ से? तो अफ्रीका में ड्रैंकस पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? अफ्रीका में। आप लोग अच्छे से सुन के देख के नोट डाउन सजा के कर लीजिएगा। अफ्रीका में कहाँ से? किसका पूछे? ऑरेंज नदी का उद्गम कहाँ होगा? अफ्रीका में ड्रैंकेसबर्ग, नाम ध्यान रखिएगा, ड्रैंकेसबर्ग पर्वत से उद्गम होता है इसका। वही नाइजर नदी का मुहाना पर क्या है? नाइजीरिया का हारकोर्ट बंदरगाह स्थित है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा बंदरगाह? हारकोर्ट बंदरगाह। तो हारकोर्ट बंदरगाह है जो कहाँ है? तो नाइजीरिया में। ठीक, चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 की ओर देखते हैं। 3 में क्या है? प्रश्न नंबर 3 में, इनमें से कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो ये कौन सा खनिज है? जहाँ बात आ गई केरल की तो तुरंत दिमाग काम करना चाहिए कि केरल में ही क्या है? थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार है भारत में। तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। थोरियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व है क्या? थोरियम। वहीं भारत के पास थोरियम आधारित रिएक्टर से ऊर्जा उत्पन्न करने का अभी तक कोई तकनीक नहीं है, लेकिन थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है? ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ईंधन के रूप में थोरियम का प्रयोग होता है। और थोरियम का भंडार कहाँ है भारत में सबसे ज़्यादा? तो केरल में है। और केरल तट पर क्या होता है? बालू के रूप में मिलता है। ये चीज़ें जान गए। अब आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर। किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो बहुउद्देशीय परियोजना से हम पहले भी आपको बहुत सारा डिटेल डिस्कशन दे चुके हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि नर्मदा नदी पर किस परियोजना का किया गया है निर्माण? तो जो नर्मदा नदी पर किया गया है ये किस पर? सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, वहीं और कुछ परियोजना है जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं प्रश्न, तो उसके बारे में जान जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले इडुक्की परियोजना, कौन सा परियोजना? तो इडुक्की परियोजना ये आपको किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर। किस नदी पर? तो पेरियार नदी पर। है कहाँ? तो केरल में। तो ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाता है उकाई परियोजना, और ये सब ऐसे परियोजना है जो एग्ज़ाम में बराबर रिपीट होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो उकाई परियोजना किस नदी पर? ये आपका है ताप्ती नदी पर। और ये कहाँ है? तो गुजरात में। उसी तरह टिहरी बांध परियोजना, ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो टिहरी बांध परियोजना की अगर बात कर ले तो ये किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। लेकिन है कहाँ? तो उत्तराखंड में। ठीक, उसी तरह और किसका पूछा जाता है? तिलैया परियोजना। कौन सा परियोजना? तो तिलैया परियोजना, जो कि किस नदी पर? तो बराकर नदी पर। बराकर नदी पर। और ये बराकर नदी, और ये है कहाँ तिलैया परियोजना? तो झारखंड में। तो देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट परियोजना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा। चलिए अब आ जाइए, बढ़ जाते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न आ गया है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कहा जाता है तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ का ये शहर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु का।
ठीक, उसी तरह और क्या इससे जान सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है क्या कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, या पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, किस शहर को। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है किसे, अहमदाबाद को, अहमदाबाद को। उसी तरह और क्या पूछ लिया जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ये तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो जब उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो ये भी किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को ही। तो अहमदाबाद से 2 पॉइंट हो गया। उसी तरह और क्या पूछ लिया जाता है, भारत का कॉटोनोपोलिस किसे कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत का कॉटोनोपोलिस, भारत का कॉटोनोपोलिस किस शहर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुंबई को। किसे, तो मुंबई को, ठीक। और भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। तो सूती वस्त्र की राजधानी को ही क्या कहते हैं, ये सूती वस्त्र ही है जिसको कॉटोनोपोलिस लिखा गया है, या फिर कहेगा कि सूती वस्त्र की राजधानी। वही पूछ ले सिर्फ कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देख लीजिए, एक ही साथ एक जैसे कितने सवाल हो जाते हैं और एग्जाम में हमें कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन आपको एक ही तरह दिया गया है। ओसाका को, किसको, ओसाका को कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। और कानपुर शहर को कहा जाता है क्या, कानपुर शहर को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे सिर्फ पूछे भारत का मैनचेस्टर, तब क्या हो जाएगा, कानपुर। अब यहाँ पे 5 प्रश्न हुए हमारे पूरे, और देखिए 5 प्रश्न से संबंधित हमें और कितनी सारी जानकारियाँ मिल गई। तो अगर आपको सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई कमेंट हो आप लोग का इस सेशन से संबंधित तो ज़रूर कीजिए। अब आइए प्रश्न नंबर 6 पे, वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती हैं। तो वो राज्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। वो 3 राज्य कौन कौन सा है, तो वो 3 राज्य हो जाता है क्या, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नहीं रुक जाइए 1 मिनट, इसका क्वेश्चन क्या था, वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीनों देशों से मिलती हैं। अच्छा, तो अरुणाचल प्रदेश का भी मिलता है, सिक्किम का भी मिलता है, और पश्चिम बंगाल का भी मिलता है। और ये तीनों राज्य की सीमाएं क्या है, तीनों देशों से मिलती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वही हमें लगा कि कुछ शायद हम गलत पढ़ दिए, तो तुरंत हम सही किए ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे जुड़ी हुई है, तो पूर्व में किससे जुड़ी हुई है, म्यांमार से जुड़ी हुई है। तो लिख लीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है पूर्व में किससे जुड़ी हुई है, तो म्यांमार से जुड़ी है। और पश्चिम में किससे जुड़ी हुई है, तो भूटान से जुड़ी हुई है, भूटान से जुड़ी हुई है, ठीक। और उत्तर में चीन की सीमा से, किससे, उत्तर में चीन की सीमा से जुड़ी हुई है। तो ये सब पॉइंट को नोट डाउन आपको भी करते चलना है। वहीं संकोश नदी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच क्या करता है, सीमा बनाता है। कौन सी नदी, तो संकोश नदी, नाम ध्यान रखिएगा। संकोश नदी किसके किसके बीच सीमा बनाती है, तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। शॉर्ट में लिख दिए अरुणाचल प्रदेश, समझ जाओ। वहीं अगर आपसे पूछे कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश से घिरा राज्य, तो ये हो जाएगा आपका क्या, त्रिपुरा। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर जान लीजिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के कैवें प्रश्न की ओर, 7वें प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या है, मानसरोवर झील कहाँ है। तो मानसरोवर झील कहाँ है, ये आपका तिब्बत में है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें तो मानसरोवर झील जो है विश्व का सबसे ऊंचे मीठे पानी का झील है। तो ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं
कि विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मानसरोवर झील। ठीक, वही बात करें तो एक नाम सुने होंगे राकसताल झील, जो कि इसके पश्चिम में स्थित है। किसके पश्चिम में? तो मानसरोवर झील के पश्चिम में। और उत्तर में किससे घिरा हुआ है? तो कैलाश पर्वत से घिरा हुआ है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन बस ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर यही था। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा प्रश्न नंबर कितना? 8 हो जाएगा। सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो सीज फ्राइड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच का। देखिए यहाँ जर्मनी और फ्रांस मांस लिखा गया है, जो कि सही कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता। तो जर्मनी और फ्रांस, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी तरह कुछ का पूछ लिया जाता है, जैसे 49वीं समानांतर रेखा का पूछा जाता है। 49वीं समानांतर रेखा की किन किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ये किसके बीच है? कनाडा और अमेरिका के बीच। तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह पूछा जाता है किसका? जो इम्पोर्टेंट है वही, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वही आपको यहाँ पे लिखाया जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए आओ देखते हैं क्या। एक पूछा जाता है 17वीं समानांतर रेखा, कि ये किसके बीच? तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। 17वीं समानांतर उत्तरी वियतनाम और किसके बीच? दक्षिणी वियतनाम, ये जान गए। उसी तरह हिंडनबर्ग रेखा, कौन रेखा? हिंडनबर्ग रेखा, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो यहीं पर लिख देते हैं हिंडनबर्ग रेखा, तो ये ध्यान रखिएगा। और 38वीं का भी पूछा जाता कि 38वीं समानांतर रेखा, तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा। तो ये सब सीमा रेखा से संबंधित प्रश्न हो गया। चलिए अब आ जाइए आज के 9वें नंबर प्रश्न की ओर, देख लेते हैं 9वां प्रश्न क्या है हमारा। कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है अमेजन वर्षा वन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। वहीं आपको पता है अमेजन वर्षा वन है जो अत्यंत ही सघन वन है, और अमेजन वर्षा वन है जो क्या करता है? एमोजोनिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो एमोजोनिया नाम भी इसका क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये चौड़ी पत्ती वाला नमी युक्त वन होता है, जो कि दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के भूभाग पर फैला हुआ है, और इसको ही जाना जाता है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप में। क्यों? क्योंकि इसकी वनस्पति जो है लगातार क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन मुक्त करते रहती है, इसलिए। तो इसको बस ध्यान ही रख लेना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 10 की ओर। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो आपको पता होगा ये मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। और ये कब प्रारंभ किया गया था, ये आपसे पूछा जाता। तो 1973 में प्रारंभ किया गया था। हुआ क्या था कि उत्तराखंड के वन में, ध्यान रखिएगा जगह का नाम भी, कहाँ? तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के वन में काटने से रोकने के लिए क्या हुए थे? इसमें स्थानीय जो निवासी थे पेड़ से चिपककर आंदोलन क्या कर दिए थे? शुरू कर दिए थे। और जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो इसके नेतृत्व करता, या फिर कहिए पर्यावरणविद थे जो आगे थे इस आंदोलन में। तो सुंदरलाल पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। भारत में कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? पूछा गया, ये ध्यान देना है। तो जो स्थित नहीं है वो है कौन सा? चंडीगढ़ शहर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में क्या करता है, कौन कौन आता है, जो भी तो जान लीजिए। चूँकि चतुर्भुज है यानी 4, तो आता कौन कौन है? एक आता है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और कौन? दिल्ली, यही आता है। तो
यहाँ देखिए ऑप्शन में तीनों था, लेकिन चंडीगढ़ जो है नहीं आता था, इसलिए इसका राइट। और इस सड़क की जो लंबाई है कितनी है, तो 5846 किलोमीटर। कितनी, 5846 किलोमीटर। और ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा 4 मेगा सिटी को जोड़ने का योजना था, जो कि 2012 में ही पूरा किया गया है। बस, तो ये यहाँ पर बस इतना ही पॉइंट बनता है। अब बढ़ जाते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। और प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। आपको इसी तरह का रेगुलर सेशन मिलता रहेगा, प्लस आपको टॉपिक वाइज भी मिलता रहेगा। तो बस आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है, तो ये किस तट पर चलती है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। वहीं बात करें तो ये कैसी जलधारा है, ये भी पूछ दिया जाता है। तो ये ठंडी जलधारा है। कैसी है, तो ठंडी जलधारा है। और इसको पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। हमबोल्ट जलधारा को क्या कहते हैं, पेरुवियन की जलधारा, पेरुवियन की जलधारा। ठीक। और ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कहाँ की, तो प्रशांत महासागर की कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। वहीं जैसे कि सुसीमा की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा पहले भी हम आपको लिखा चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं। क्यूरेशियो की जलधारा, ये सब प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, ये ध्यान रखिएगा। और अगुलहास की जलधारा जो कि हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। तो ये सब हम पहले भी बहुत बार लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 13 पे। आप लोग खुद से भी कुछ रिवीजन किया कीजिए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है, तो ये मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब हो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के क्षेत्र में वर्षा होता है, जो कि एक प्रकार का कैसा वर्षा है, चक्रवातीय वर्षा है। कैसा वर्षा है, तो चक्रवातीय वर्षा है। और राज्य को भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। ठीक। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है इस क्षेत्र में। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति की बात कर ले तो उत्पत्ति है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। किसमें, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होती है। और पश्चिमी विक्षोभ को पश्चिमी जेट क्या करता है, हवा जो है पूरब की ओर बहाकर ले जाता है। और यह रास्ता में वर्षा करते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए क्या करता है, भारत का पंजाब प्रांत में पहुंचता है। और ये जो वर्षा होता है वो दिसंबर और क्या कहता है, जनवरी और फरवरी महीना में होता है। तो हो सके महीना ही आपसे पूछ ले, जनवरी, फरवरी और दिसंबर महीना में। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा प्रश्न नंबर 14। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का क्या कहता है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके जुड़ जाइए। कौन सा महाद्वीप क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा है, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यही आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल के अनुसार। तो जो विकल्प दिया हुआ है चारों, इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल में कौन बड़ा है, अफ्रीका। तो अफ्रीका हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या कहता है, हाँ अफ्रीका हो जाएगा। वहीं बात करें इसका क्रम कभी कभी दर्शाने के लिए दे देता है, तो लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में कैसे होगा महादेश, घटते क्रम में। तब पहले नंबर पे कौन आ जाएगा, एशिया, फिर अफ्रीका, और क्या होगा, उत्तरी अमेरिका। ये घटते क्रम में है, तो आपको पता है अपोजिट होता है, जो सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा। उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, और क्या, अंटार्कटिका। ये क्रम कभी कभी सजाने के लिए आता है, छांटने का रहेगा आपको, यूरोप, और कौन हो जाएगा, ओशिनिया। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। वहीं विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं।
महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें एशिया है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हुआ, अफ्रीका। वही सबसे छोटा कौन है, तो ओशिनिया है, जो क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के आगे की ओर, जो कि होगा प्रश्न नंबर 15। देख लेते हैं 15 में क्या है। भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। देख लीजिएगा, नहीं है पूछा गया है, तो जो नहीं है वो कौन सा है, भारतीय शैल अजगर, जिसको पाइथन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अजगर क्या है, जल और थल दोनों पर पाया जाता है, जल और थल दोनों पर पाया जाता है। आप लोग वीडियो देखते होंगे, पूरा निगल जाता है ये अजगर खड़े खड़े। और सांप का पैर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सांप का क्या होता है, पैर नहीं होता है। वही बात करें करैत का, ऑप्शन डी करैत है, जिसको ये क्या कहता है, इसको कॉमन करेट या ब्लू करेट के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन करेट या फिर ब्लू करेट के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, सांप का भी दो नाम याद रखिए आप लोग, कॉमन करेट। और ये सांप है जो भारत, बांग्लादेश या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। वही बात करें दुबोइया, जो कि ऑप्शन ए है, जिसको रसल वाइपर भी कहा जाता है, ये विषैला सांप का प्रजाति है। अफाई, ये भी विषैला, सब विषैला है, सिर्फ भारतीय शैल अजगर है जो विषैला नहीं है। फिर भी अजगर से जाके लड़ना नहीं है कि विषैला नहीं है तो लड़ लेते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 16 पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो कि कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को। और ये ऐसे प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम के लिए। उसी तरह से ज्योग्राफी का कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस याद रखा कीजिए। जैसे पूछा जाता है 23 मार्च, तो इस दिन क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये सब प्रश्न कहिए तो बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न में से एक है कि पूछता ही रहता है। उसी तरह पूछा जाता है 16 सितंबर का, तो 16 सितंबर को क्या, ओजोन परत दिवस, या फिर कहिए ओजोन परत संरक्षण दिवस। ध्यान में रखिएगा। एक पूछ लिया जाता है 8 जून का, कितना, 8 जून, तो इस दिन होता है विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस। ठीक, चलिए 10 नवंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी में इसका लिख लीजिएगा, शांति और विकास के लिए। नाम वाला शांति और विकास के लिए नहीं, समझ चाहिए किस शांति और विकास का बात कर रहा है। तो शांति और विकास के लिए क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। कब, तो 10 नवंबर को। अब आइए प्रश्न नंबर 17 की ओर, जो कि 17 में क्या है, झूम खेती क्या है, यही पूछा गया है। तो झूम खेती है जो काट और दग्ध खेती होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इसको कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, मतलब पहले वृक्ष तथा वनस्पति को काट के जला दिया जाता है, उसके बाद साफ करके भूमि को लकड़ी का हल वगैरह इससे जुताई करके बीज बो दिया जाता है। और वहाँ फिर क्या होता है, वहाँ का भूमि का मतलब फसल उसी पर निर्भर करता है और उत्पादन भी बहुत कम हो पाता है। ये झूम कृषि कहलाता है। झूम की खेती है जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश जाइए, नागालैंड कुछ राज्य है जहाँ झूम खेती होती है। मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, और कहाँ, मणिपुर, ये सब में क्या होता है, झूम की खेती होती है। और इसका झूम कृषि का नाम भी अलग अलग देश में अलग अलग नाम है। जैसे झूम खेती को श्रीलंका में जाना जाता है चेना नाम से, किस नाम से, चेना नाम से। बर्मा में जाना जाता है टंगिया नाम से। बताइए, ऐसे ऐसा नाम है और प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। जावा में जाना जाता है हुआ नाम से, कौन नाम से, हुमा नाम से। और उसी तरह थाईलैंड में तमराई नाम से, तमराई नाम से किसको जाना जाता है, झूम खेती को। ठीक,
अब आइए प्रश्न नंबर 18 पे। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, यानी कि कहाँ से आपूर्ति होती है? ये आपका होता है क्योंझर से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये आपको कोलकाता, मुंबई या फिर क्या कहता है हाँ कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर या फिर उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला में क्या है स्थित है। उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला में स्थित है। हो सके जगह ही पूछ दे आपसे, कोई ज़रूरी है कि जो प्रश्न हम आपको दिए वही पूछेगा। इससे जो संबंधित जानकारी दी जाती है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस कारखाने को किसके सहयोग से क्या कहता है लगाया गया था, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। कब? तो 1959 में ये चीज़ क्या कर दिया गया था, राउरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन शुरू कर दिया गया था। और यह मैग्नीज और चूना के पत्थर के भंडार के निकट ही स्थित है। कौन? और यहाँ लौह अयस्क लाया जाता है वही उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर जिला से, यानी कि है कहाँ? उड़ीसा से। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 19। और आपको पता है कि 19 पे जाने से पहले आपसे डेली 3 प्रश्न पूछा जाता है और 3 जो पिछले का सेशन है उसका आंसर भी आपको क्या करता है, कराया जाता है। तो पहले पिछले सेशन का क्या साइंस का आपसे क्या प्रश्न 3 पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पायस या इमल्सन किससे मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 द्रव से मिलकर बना है। दूसरा प्रश्न आपके लिए था कि कांसा मिश्र धातु किसका किसका मिश्रण है। तो कांसा और धातु किसका किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है। उसी तरह तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अपस्मार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो वो मस्तिष्क प्रभावित होता है। ये हो गया। और आज का जो सेशन है ज्योग्राफी उससे 3 प्रश्न आपके लिए, और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि मेघना नदी किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है। किन 2 नदी की क्या है? सम्मिलित धारा है। ये पहला प्रश्न है आपके लिए। दूसरा प्रश्न है आपके लिए पछाव शब्द का तात्पर्य क्या होता है। और ये सब सारे प्रश्न आप आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो पछाव शब्द का तात्पर्य बताना। तीसरा प्रश्न है महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है, ये बताना है आपको। और आपको बहुत अच्छे से हम डिटेल में पढ़ाए हैं। तो आप लोग सारे लोग आंसर दिया कीजिए, आप ही का रिवीजन होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 19 पे आ जाइए। मानसून पूर्व वर्षा जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, इसे स्थान तौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसे स्थान तौर पर जाना जाता है आम्र वर्षा के रूप में। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। वहीं बात कर ले अगर मानसून की, तो ये मानसून शब्द है जो किस शब्द का है। तो अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा के शब्द है। और मानसून का खोजकर्ता कौन है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। तो हिप्पालस। कौन लस? तो हिप्पालस, नाम ध्यान रखिएगा। वहीं आपको पता है कि मानसून भारत में 2 शाखा से प्रवेश करता है। पहला अरब सागर से होकर केरल तट से, और दूसरा बंगाल के खाड़ी से पश्चिम बंगाल होकर। तो ये सब लिखना नहीं है, बस ध्यान रखना। वहीं बात कर ले कि ये जो क्या कहता है आम्र वर्षा है, इसको किस रूप और कहाँ किस रूप में जाना जाता है। तो जैसे कर्नाटक में कौन सा वर्षा इसको कहा जाता है। तो कर्नाटक में कहा जाता है चेरी ब्लॉसम वर्षा। चेरी ब्लॉसम वर्षा। और कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। कर्नाटक का कॉफ़ी प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और आम का फसल का मतलब आम की फसल के लिए क्या है, ये वर्षा लाभदायक है, इसीलिए केरल में इसको क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा। ये भी जान गए। चलिए अब आ जाते हैं आज के अंतिम प्रश्न जो कि है 20वां प्रश्न। इनमें से कौन परवालों से निर्मित द्वीप है, यही पूछा गया।
तो ये कौन है? लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें, पूछ लिया जाता है लक्षद्वीप है जो किस तरह के द्वीप का उदाहरण है, तो लिख लीजिएगा ब्लैकार या फिर कौन सा द्वीप? एटॉल परवाल द्वीप। कैसा द्वीप? एटॉल परवाल द्वीप का क्या है? उदाहरण है। कौन? तो लक्षद्वीप उदाहरण है। लक्षद्वीप है जो एटॉल परवाल द्वीप का आकार किसकी तरह है, ये भी पूछा जाता है। तो इसका आकार जो है घोड़े की आकार की तरह है। किसकी तरह है? तो घोड़े की आकार की तरह। वही लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ दिया जाए कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब नाम ध्यान रखिएगा कौन सा? आंडरेट द्वीप। कौन द्वीप? तो आंडरेट द्वीप। और आपको पता है लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और क्या कहता है, इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी तो कवारत्ती। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सेशन में टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके। तब तक के लिए मन से आप लोग पढ़िए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।